हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंधु क्लासेस। इस वीडियो में आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लगभग हर दूसरे एग्ज़ाम में इससे प्रश्न बनते ही हैं, इसलिए इसका नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता की लोकेशन क्या थी और इसके महत्वपूर्ण स्थल कहाँ कहाँ थे। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, सिंधु घाटी मतलब इसका लोकेशन सिंधु नदी के आसपास रहा होगा या इसकी सहायक नदियों के आसपास रहा होगा। तो जो भारत का पश्चिमोत्तर भारत है, जहाँ पर मैं पेन घुमा रहा हूँ, यही लोकेशन था सिंधु घाटी सभ्यता का। तो ये सभ्यता सिंधु नदी और इसकी सहायक नदी जैसे कि झेलम, चेनाब, सतलज, रावी, इन नदियों के आसपास ये सभ्यता फली फूली। तो आप लोकेशन देख के समझ गए होंगे। इसमें देखिए आप, सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता आपको दिख रही होगी। हड़प्पा ये स्थल सबसे पहले खोजा गया था। हड़प्पा ये रावी नदी के मेनली बाएं तट पर है। ये आपको जानना ज़रूरी है क्योंकि इम्पोर्टेंट है, इसलिए सभी का जानना ज़रूरी नहीं है। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो का जान लीजिए। और मोहनजोदाड़ो यहाँ देखिए, मोहनजोदाड़ो इसका थोड़ा सा दक्षिण पश्चिम में है मोहनजोदाड़ो, और ये इंडस नदी के यानी कि सिंधु नदी के दाएं तट पर है। मोहनजोदाड़ो दाएं तट पर है, जबकि हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर है। तो अब चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसका मेन स्थल दिखा देता हूँ कि कहाँ पर है। तो वर्तमान का जो पाकिस्तान है वहाँ पर देखिए, अभी हमने मोहनजोदाड़ो को देख लिया, हड़प्पा को देख लिया रावी नदी के तट पर, और ये देखिए मेहरगढ़ पाकिस्तान में, और अगर हम देखें कालीबंगा राजस्थान में, और रोपड़ पंजाब में स्थित है, बनावली और राखीगढ़ी हरियाणा में है। इसके अलावा गुजरात में भी देखिए, रोजदी, रंगपुर, लोथल, धोलवीरा, देसलपुर, ये सब गुजरात में है। चन्हू दड़ो इम्पोर्टेंट है, ये सिंधु नदी के तट पर है। कोट दीजी सिंधु नदी के तट पर है, इम्पोर्टेंट है। तो अब आप मेनली लोकेशन देख के समझ ही गए होंगे। ये भी देख लीजिए, ये उत्तर में मांडा जो स्थान है जम्मू कश्मीर से, दक्षिण में देमाबाद तक, और सबसे पश्चिमी क्षेत्र है इसका यहाँ पर सुतका गंडोर। ये मैं आगे आपको दोबारा बताऊंगा। तो सबसे पहले आप देखिए इस पिक्चर में, आपने ये बेसिक तो सभी ने जाना होगा कि ये मेनली दो भागों में बंटा होता था। तो सिंधु घाटी सभ्यता, ये देखिए जहाँ पर मैं पेन चला रहा हूँ, इसके ऊपर वाला हिस्सा देखिए, आपको थोड़ा सा ऊंचा उठा हुआ नज़र आएगा। तो इस क्षेत्र को गढ़ी क्षेत्र कहते थे, और इस क्षेत्र में जो मतलब उच्च वर्ग के लोग रहते थे। हड़प्पा सभ्यता के दौरान जो अधिकारी वर्ग था या रॉयल लोग रहते थे, वो यहाँ रहते थे गढ़ी क्षेत्र में, और ये पूरी तरह से दुर्गीकृत होता था और ऊंचे टीले पर बसाया जाता था। इसका भी कारण था क्योंकि अगर कोई बाढ़ वगैरह आए तो ये क्षेत्र डूबे नहीं, जबकि जो निचला क्षेत्र था वो जनसाधारण का क्षेत्र था। आम लोग निचले क्षेत्र में रहते थे। जो ये निचला क्षेत्र है, यहाँ पर आम लोग रहते थे, और जो खास लोग थे यानी कि पुरोहित वर्ग, प्रशासक वर्ग, या जो राजा लोग जो भी सभ्यता को उस समय संचालित करते थे, वो लोग गढ़ी क्षेत्र में रहते थे, और गढ़ी क्षेत्र दुर्गीकृत होता था। ये मोहनजोदाड़ो का पिक्चर है जो मैंने लिया है। अगला देखिए, ये है मोहनजोदाड़ो का। इसमें देखिए ये स्नानागार दिखाया गया है जिसका जिक्र अक्सर होता है। इसमें सीढ़ियाँ लगी हुई हैं, दो तरफ से सीढ़ियाँ होती हैं, और ये एक इम्पोर्टेंट। इसके बाद देखिए, आपको हड़प्पा सभ्यता की हमें जानकारी कैसे हुई ये जानना सबसे ज़रूरी है। तो इसके लिए देखिए, एक गांव है जिसका नाम हड़प्पा है पाकिस्तान में। तो वहाँ के जो लोग थे, अपने निजी ज़रूरतों के लिए टीलों को खोदते थे। थोड़ा बहुत ईंट उनको मिल जाती थी, या कुछ और उनकी निजी ज़रूरतों की चीज़ें उनको वहाँ से मिलने लगी। तो लोगों ने इस बात की चर्चा अंग्रेज़ों से की कि यहाँ पर पुरानी पुरानी चीज़ें इस प्रकार से टीले के नीचे से मिल रही हैं। तो 1826 में चार्ल्स मैनसन ने इस गांव का दौरा किया। ये आपके लिए ज़रूरी नहीं है, वैसे ही मैं आपको भूमिका के तौर पर बता रहा हूँ, एग्ज़ाम में शायद ये ना पूछा जाए। उसके बाद 1854 यानी कि 1854 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने दौरा किया, जो कि उस समय भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम अध्यक्ष थे। ये क्वेश्चन अक्सर जीके में आ जाता है कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो इन्होंने दौरा किया क्योंकि इनको यहाँ पर रेलवे लाइन भी बिछानी थी।
तो इसके लिए इन्होंने दौरा किया, लेकिन इन्होंने इस पर इतना ध्यान नहीं दिया और ना ही ये इसको समझ सके कि ऐसी कोई सभ्यता भी हो सकती है। 1856 में देखिए, जैसे ही कराची और लाहौर में जो ट्रेन का ट्रैक बिछाया गया तो अंग्रेज़ों ने यहाँ से ईंटें निकाली। तो जैसे जैसे ईंटें निकालते गए, नीचे अचानक एक शहर के जैसा स्ट्रक्चर आने लगा। तो इसकी जो न्यूज़ थी वो पत्रिकाओं में और समाचार पत्रों के माध्यम से ये फैलने लगी कि सिंधु क्षेत्र में इस प्रकार की पुरानी चीज़ें देखने को मिल रही है। लेकिन अगर व्यवस्थित ढंग से देखें तो 1921 के दौर में जाकर जॉन मार्शल जब अध्यक्ष बनते हैं भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के, तो ये खुदाई करवाने का निश्चय करते हैं सबसे पहले। तो इनके निर्देश में 2 व्यक्तियों के नाम आपको याद रखना है, दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। इन्होंने अलग अलग स्थानों पर खुदाई की। तो सबसे पहले 1921 में सबसे पहला स्थल खोजा गया हड़प्पा। दयाराम साहनी ने यहाँ खुदाई कराई और खुदाई किसके निर्देश में करवाई? जॉन मार्शल के निर्देश में। तो ये प्रश्न बनते हैं कि किसके निर्देशन में खुदाई हुई? तो जॉन मार्शल। और खुदाई कराई किसने हड़प्पा की? दयाराम साहनी ने। उसके अगले वर्ष यानी कि 1922 में मोहनजोदाड़ो की खुदाई किसने करवाई? राखलदास बनर्जी ने। तो 1922 में ये राखलदास बनर्जी ने खुदाई करवाई मोहनजोदाड़ो की। लेकिन निर्देश किसने दिया? जॉन मार्शल ने। अब जॉन मार्शल अलग अलग जगह पर तो जाके खुदाई नहीं कराएंगे ना, तो इनके निर्देशन में खुदाई हुई थी। तो प्रश्न अगर आता है निर्देशन तो जॉन मार्शल, अगर आता है कि खुदाई किसने करवाई तो हड़प्पा का पूछे तो दयाराम साहनी और मोहनजोदाड़ो का पूछे तो राखलदास बनर्जी। आपको टिक करना है। इसके बाद सामान्यतः हड़प्पा सभ्यता के लिए 3 नामों का प्रयोग देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या है मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। तो इसमें सिंधु सभ्यता का हम यूज़ करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता नाम का भी यूज़ करते हैं और हड़प्पा सभ्यता का भी यूज़ करते हैं। तो देखिए, सिंधु सभ्यता जो स्थल थे तो सिंधु नदी के किनारे मिल रहे थे, इसीलिए इसको सिंधु सभ्यता कहना उचित समझा। उसके बाद कुछ समय बाद जो सिंधु की सहायक नदियाँ थी उनके किनारे भी ये स्थल मिलने लगे, तो इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। फिर क्या हुआ, कुछ ऐसे स्थल मिले जो सिंधु के किनारे भी नहीं थे और सिंधु की सहायक नदियों के किनारे भी नहीं थे। तो अब पुरातत्वविदों के लिए ये दुविधा हो गई कि इस सभ्यता का हम किस नाम से अध्ययन करें। तो इसके बाद सबने मिलके एक सम्मेलन में ये तय किया कि इसका अध्ययन प्रथम ज्ञात स्थल हड़प्पा के नाम से हो, इसलिए इसको फिर हड़प्पा सभ्यता कहा जाने लगा। इसलिए इसके ये नाम रखे गए हैं। अब देखिए, इसमें सबसे खासियत क्या है कि इस शहर में जो हड़प्पा है, हड़प्पा सभ्यता, इसमें सबसे प्रमुख विशेषता थी नगर योजना, यानी कि इनका जो टाउन प्लानिंग थी वो सब बहुत ही एडवांस थी। और इसमें जो घर बसे हुए थे वो पूरा नगर ही जाल पद्धति यानी कि ग्रिड पद्धति पर बसा था। सड़कें समकोण पर काटती थी। जैसे मान लीजिए ये कोई नगर है, इसमें क्या होता था, एक मेन सड़क होती थी जिसकी चौड़ाई लगभग 10 मीटर की होती थी, उससे फिर छोटी सड़कें निकल दी जाती थी। इस तरह से छोटी सड़कें निकलती थी। तो इन छोटी सड़कों में भी कुछ छोटी गलियां होती थी, तो इन गलियों में घरों के दरवाजे खुलते थे। इसके चारों तरफ जैसे हम सेक्टर नहीं देखते आज के टाइम में, तो इस टाइप की सिचुएशन देखने को मिलती है। और छोटी गलियों में इनके घर के दरवाजे खुलते थे, न कि सड़कों पर। लेकिन एक ऐसा नगर भी था जिसमें सड़कों पर दरवाजे खुलते थे, वो था लोथल। तो इसी को ग्रिड पद्धति बोला गया है। इस साइड भी ऐसा ही कुछ था। तो इस पर बहुत ही व्यवस्थित देखने को मिलता है इसमें नगर। तो इसी कारण नगर नियोजन के लिए ये जानी जाती है कि सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी नगर नियोजन, टाउन प्लानिंग सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसकी मानी जाती है। अब हम नगरों का अगर अध्ययन देखें तो यहाँ हम देखते हैं विभाजन के आधार पर। मैंने आपको पहले ही बताया था कि नगर 2 भागों में बटे होते थे, एक पूर्वी भाग और एक पश्चिमी भाग। पश्चिमी भाग छोटा होता था, जैसे ये मान लीजिए ये पश्चिमी भाग है, वेस्टर्न पार्ट है, ये ईस्टर्न पार्ट है, ठीक है। तो वेस्टर्न पार्ट जो था ये ऊंचा था और दुर्गीकृत था। मैंने आपको बताया ये ऊंचाई पर था ताकि बाढ़ वगैरह आए तो इन लोगों को नुकसान ना हो, और इसको दुर्गीकृत भी किया गया था ताकि इनकी सेफ्टी इंश्योर की जा सके। लेकिन निचले क्षेत्र में जनसाधारण लोग रहते थे, इसलिए इसको दुर्गीकृत नहीं किया जाता था।
और ये जो पश्चिमी भाग था गढ़ी क्षेत्र जिसको बोलते थे, गढ़ी क्षेत्र दुर्गीकृत होता था, इसलिए इसको गढ़ी क्षेत्र कहा गया है। तो इसके ये जनरली हर जगह यही फॉलो किया जाता था, जैसे मैंने आपको बताया 2 भागों में विभाजन और गढ़ी क्षेत्र को दुर्गीकृत। लेकिन इसका अपवाद क्या मिलता है? लोथल। लोथल एक ऐसा नगर था जिसमें कोई भी विभाजन किया ही नहीं गया था, पूरा नगर एक जैसा था बिल्कुल। और एक है धोलवीरा, ये भी गुजरात में है। धोलवीरा में 3 विभाजन देखने को मिलते हैं, एक मध्य विभाजन भी इसमें देखने को मिलता है। तो प्रश्न ये बनता है कई बार कि वो कौन सा नगर है हड़प्पा सभ्यता का जिसमें 3 विभाजन देखने को मिलते हैं, तो वो धोलवीरा हो जाता है। उसके बाद देखिए, अगर हम देखें सुरक्षा के आधार पर, तो मैंने अभी आपको बताया कि नगर गढ़ी क्षेत्र दुर्गीकृत होता था, तो इसके भी अपवाद मिलते हैं, जैसे लोथल। अब लोथल क्या था? इस तरह से इसमें कोई विभाजन भी नहीं था और ये पूरे का पूरा नगर दुर्गीकृत था, इसमें निचले क्षेत्र को छोड़ा नहीं गया था, पूरे नगर को ही दुर्गीकृत किया गया था। और एक है कालीबंगा। कालीबंगा में क्या था? जैसे ये नगर है, नगर का विभाजन जरूर हुआ था, लेकिन इसको दुर्गीकृत अलग अलग तरीके से किया गया था। मतलब गढ़ी क्षेत्र को अलग दुर्गीकृत किया गया और निचले क्षेत्र को अलग, यानी कि दोनों हिस्से ही दुर्गीकृत थे, लेकिन अलग अलग तरीके से। इसके बाद देखिए, बनावट के आधार पर, तो जो घर थे, नगर थे, जो भी नगर में घर जितने भी थे सब पक्की ईंटों के थे, पक्की ईंटें प्रयोग की गई थी। तो इसमें अपवाद मिलता है कालीबंगा। कालीबंगा क्यों मिलता है? क्योंकि कालीबंगा में कच्ची ईंटें इस्तेमाल की गई थी भवनों के लिए। और सुरकोदड़ा जो है गुजरात में, तो यहाँ पर पत्थरों का प्रयोग किया गया था। तो प्रश्न आता है कि हड़प्पा सभ्यता में किस नगर में भवन निर्माण पत्थरों के थे, तो आपको सुरकोदड़ा को टिक करना है। उसके बाद देखिए, अब हम देखते हैं हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? ऐसा नहीं था कि यहाँ पर सब जो भी चीज़ें थी कांसे की बनी हुई थी, ये नहीं था। इसका मतलब है ये इन लोगों को कांसा बनाने की जो प्रौद्योगिकी है वो पता थी। सबसे पहली बार भारत में अगर देखा जाए तो कांसे का प्रयोग इन लोगों ने किया था। तो इसमें देखिए, इसमें कांसे में क्या होता है, 90% तांबा मिलाना होता है और 10% टिन मिलाना होता है, तब कांसा बनता है। लेकिन समस्या ये थी कि टिन बहुतायत में नहीं मिलता। टिन भारत में केवल बस्तर में मिलता है या फिर अफ़गानिस्तान में मिलता है। तो ये लोग अफ़गानिस्तान से टिन लेके आते होंगे, तो ये काफ़ी दुर्गम हो जाता है क्योंकि हिंदू कुश पर्वत को भी पार करना पड़ता है। तो इतना उपलब्ध ना होने के कारण कांस्य धातु का यूज़ लिमिटेड था। सर्वाधिक यूज़ तांबे का ही होता था इस सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता में। लेकिन इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है क्योंकि ये कांस्य की जानकारी रखते थे। फिर देखिए, 1500 से ज़्यादा स्थल ज्ञात हो चुके हैं हड़प्पा सभ्यता के, और ये नगरीय सभ्यता थी। ऐसा नहीं है कि सारे नगरी थे, ग्रामीण क्षेत्र थे, लेकिन वो ग्रामीण क्षेत्र धीरे धीरे शहर की ओर विकसित होते हुए शहर बन गए, यानी कि शहरों की ओर उनका विकास हुआ। इसके बाद देखिए, हड़प्पा सभ्यता का जो तिथि क्रम है वो क्या है, यानी कि ये कितनी पुरानी थी, इसके बारे में जॉन मार्शल ने सबसे पहले प्रयास किया। इन्होंने जानने की कोशिश की कि ये सभ्यता कितनी पुरानी है आखिर, और इसके लिए कार्बन डेटिंग पद्धति का इस्तेमाल किया गया। इसको C14 डेटिंग पद्धति भी बोलते हैं, कार्बन डेटिंग पद्धति C14। ये सबसे विश्वसनीय पद्धति मानी जाती है। तो इसके अनुसार ये सभ्यता 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक रही होगी। जैसे कि ईसा मसीह के जन्म से हम मानते हैं कि वो पहला सन था, उससे 2-3 करते हम 2000 तक पहुंच गए, 2020 तक पहुंच गए, इस तरह। तो अगर हम पीछे जाएं पहले सन से पीछे, तो 2300 साल पहले ये सभ्यता रही होगी, ये बताती है कार्बन डेटिंग पद्धति। और 1750 यानी कि सन 1 की तरफ बढ़ते हुए 1750 ईसा पूर्व तक इसका पतन हो गया। तो ये था इसका कालक्रम। इसके बाद देखिए, इसका उद्भव कैसे हुआ और ये कैसे विकसित हुई, इसके बारे में हमारे पास कोई भी साहित्यिक स्रोत नहीं है। मतलब हमारे पास कोई भी ऐसी बुक्स नहीं है जो ये बता दे, और कोई भी हमारे पास ऐसा मतलब पांडुलिपि भी नहीं है, जो पुराने टाइम में पांडुलिपियाँ प्रचलित थी वो भी नहीं है। और इसके जो भी स्रोत हैं वो पुरातात्विक हैं, यानी कि जो भी खोद के निकाला गया है वही है। जैसे कोई बर्तन है, कोई लेख है, या कोई ईंटों पर कोई जानकारी लिखी हुई है, बस इस टाइप की चीज़ें मिलती हैं।
तो हमारे पास सटीक जानकारी नहीं है, सिर्फ अनुमानों के आधार पर इसका अध्ययन किया गया है। इसमें देखिए इतिहासकार दो मत रखते हैं, कुछ मानते हैं कि ये विदेशी सभ्यता थी जबकि कुछ मानते हैं कि ये देसी सभ्यता थी। तो विदेशी मानने वालों का मत है कि मेसोपोटामिया सभ्यता के लोग यहाँ पर आए होंगे इस क्षेत्र में और इन्होंने इस क्षेत्र में रहना शुरू किया होगा और इस सभ्यता के विकास में इनका काफ़ी योगदान रहा होगा। तो आप जानते हैं मेसोपोटामिया सभ्यता जो दजला फरात नदी के किनारे थी, ये इराक की सभ्यता थी। तो यहाँ पर गलत लिखा है, यहाँ पर इराक आना था, तो इराक की सभ्यता थी ये। और देसी सभ्यता मानने वालों का क्या मत है? देसी सभ्यता मानने वालों का मत है कि ये स्थानीय लोग ही यहाँ पर रहे होंगे 2500 साल ईसा पूर्व। आपको डेट पर इतना ध्यान नहीं देना है क्योंकि डेट एग्जैक्ट पता ही नहीं है, तो इसमें कभी भी डेट पर क्वेश्चन नहीं बनता है। तो स्थानीय लोग रहे होंगे और समय के साथ अपने आप को धीरे धीरे विकसित किया होगा, ऐसा मानना है देसी सभ्यता के लोगों का। इसमें निष्कर्ष ये निकला, इनका डीएनए टेस्ट वगैरह हुआ होगा, तो ये निष्कर्ष निकला कि ये जो हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं वो शुद्ध देसी लोग हैं, बिल्कुल शुद्ध देसी लोग थे। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि विदेशी सभ्यताओं के सहयोग से इन्होंने इस सभ्यता का विकास किया। जैसे मेसोपोटामिया, इराक, ईरान, इन सभ्यताओं से जो आयात निर्यात या व्यापार होता था, उसके कारण ये सभ्यता तेज़ी से विकसित हुई, ये सत्य है। इसके बाद देखिए, इसको मेनली 3 चरणों में बांटा गया है। प्री हड़प्पा यानी कि प्राक हड़प्पा या पूर्वी हड़प्पा, जो 2500 ईसा पूर्व भी कुछ ऐसी चीज़ें मिली है जो 2500 ईसा पूर्व भी एक सभ्यता थी, इसको प्री हड़प्पा कहा गया है। ये 1000 साल तक अस्तित्व में रही। उसके बाद देखिए 2500 से 1900 ईसा पूर्व तक जो सभ्यता रही हड़प्पा में, वो विकसित हड़प्पा कहलाई। और 1900 से 1750 ईसा पूर्व यानी कि 150 वर्ष का ये समय काल, ये पतन का चरण कहलाता है। इसमें इस सभ्यता का पतन हुआ। और 1500 ईसा पूर्व मानते हैं कि आर्यों का आगमन हुआ। तो इसके बाद देखिए स्थल देखते हैं, तो हड़प्पा सभ्यता में कहाँ कहाँ इसके स्थल मिले हैं। तो हड़प्पा सभ्यता, तो इसमें देखिए 1000 स्थल मिले हैं भारत में हड़प्पा सभ्यता की, और लगभग 470 या 500 के आसपास स्थल मिले हैं पाकिस्तान में, और 2 से 3 स्थल मिले हैं अफ़गानिस्तान में। अफ़गानिस्तान में शोरतघई एक विकसित हड़प्पा का स्थल मिला है, शोरतघई, ये आपको ध्यान रखना है। और सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए भारत में, तो गुजरात में सबसे ज़्यादा स्थल इसके पाए गए हैं। प्राक हड़प्पा की कुछ देखते हैं हम स्थल। प्राक हड़प्पा यानी कि जो 2500 ईसा पूर्व से पहले थी, यानी कि 3500 से 2500 के बीच ईसा पूर्व, उसको प्राक हड़प्पा कहा गया। इसमें एक आमरी क्षेत्र मिला है सिंध का। यहाँ पर क्या है, मिट्टी का बना हुआ एक अनागार पाया गया है, यानी कि एक टाइप से यूँ मानिए कि मिट्टी का बना हुआ एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें कि ये लोग अनाज रखते थे, तो वो अन्नागार यहाँ पर पाया गया है आमरी में। उसके बाद देखिए कालीबंगा, कालीबंगा में हल के प्रयोग के साक्ष्य, यानी कि हल के चलने का साक्ष्य मिला है। हल नहीं मिला है, हल के चलने का साक्ष्य मिला है। इसके बाद मेहरगढ़ क्षेत्र में सुदूर क्षेत्र से व्यापार के साक्ष्य मिले हैं। इसका अर्थ है कि यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं जो इस क्षेत्र की नहीं है, मेहरगढ़ की। तो इससे अनुमान लगाया गया कि यहाँ पर विदेशी व्यापार भी होता होगा। इसके बाद देखिए कोट दीजी, ये सिंध क्षेत्र में है, और ऊंची दीवारों के साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं, यानी कि भवन के चारों तरफ जो दीवार है वो काफ़ी ऊंची यहाँ पर बनाई हुई, उसके जो खंडर मिले हैं, इससे ये पता चला है कि ये लोग ऊंची दीवारें बनाते थे। तो कोट दीजी में ये साक्ष्य मिला है। अब मुंडी गाक, ये भी अफ़गानिस्तान का है। मैंने आपको ये क्या है, प्री हड़प्पा यानी कि प्राक हड़प्पा का है। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था शोरतघई, शोरतघई ये भी अफ़गानिस्तान की ही एक ये साइट है हड़प्पा की। ये विकसित हड़प्पा से संबंधित है, विकसित। लेकिन जो मुंडी गाक है वो प्री हड़प्पा की है। यहाँ पर मुंडी गाक में मूर्ति पूजा, मातृ देवी की पूजा होती थी, ऐसे साक्ष्य मिले हैं, क्योंकि घर घर से ये मूर्तियाँ मिली है मातृ देवी की। तो ये 5 स्थान आपको याद रखने हैं प्री हड़प्पा के। उसके बाद देखिए विकसित हड़प्पा सभ्यता। तो विकसित हड़प्पा सभ्यता में 2500 से 1900 ईसा पूर्व तक का समय काल मेन माना जाता है।
तो ये समय काल इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। बस एक कॉमन आइडिया के लिए आपको बता रहा हूँ कि एक बड़ा बड़ा मोटा मोटा आपको ध्यान रहे कि ये इसके बीच का समय है। इसमें देखिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, बार बार पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का केंद्रीय स्थल कौन सा था। तो ये पंजाब और सिंध क्षेत्र केंद्रीय स्थल था हड़प्पा सभ्यता का। पंजाब और सिंध क्षेत्र से ही ये सभ्यता राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इवन महाराष्ट्र तक ये फैल गई। इसके बाद देखिए इस सभ्यता का जो विस्तार था वो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर तक था और ये त्रिभुजाकार थी। त्रिभुजाकार कैसे थी अभी बताता हूँ। उत्तर से दक्षिण में इसकी लंबाई उत्तर में से दक्षिण तक 1400 किलोमीटर थी। उत्तर में अगर देखें तो जम्मू कश्मीर में एक जगह है मांडा, जिसको मांदा भी कहते हैं, तो मांदा से लेके ये दक्षिण में देमाबाद महाराष्ट्र तक फैली थी और पूर्व में आलमगीरपुर जो यूपी में है, इसे लेके पश्चिम में सुतका गेंडोर तक ये सभ्यता फैली हुई थी, जो मैंने यहाँ लिख भी दिया है। तो इसके बाद देखिए मैं इस फिगर में आपको दिखा देता हूँ लोकेशन। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मांडा लिखा हुआ है। तो मांडा से लेके दक्षिण में यहाँ तक देमाबाद, गुजरात के नीचे महाराष्ट्र में देमाबाद तक ये लंबाई बताई गई है 1400 किलोमीटर। और इसके बाद देखिए आलमगीरपुर ये रहा, ये हिंडन नदी के किनारे है जो कि यमुना की सहायक नदी है। तो आलमगीरपुर से ये बलूचिस्तान में सुतका गेंडोर यहाँ तक जो दाश्क नदी के किनारे है यहाँ तक, और मांडा चेनाब नदी के किनारे है, देमाबाद है परवरा नदी के किनारे जो कि गोदावरी की सहायक है। तो इस तरह से ये इस सभ्यता ऐसे फैली हुई थी। तो इसको बोला जाता है त्रिभुजाकार क्षेत्र। देखने में ये चतुर्भुज लगती है लेकिन इसको त्रिभुजाकार ही माना जाता है कि ये सभ्यता त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैली हुई थी। इसके बाद देखिए कुछ प्रमुख मैं आपको स्थल बता देता हूँ और उससे संबंधित नदियाँ। तो मोहनजोदाड़ो, कोटदीजी और चुन्हू ये सिंधु नदी के किनारे थे। हड़प्पा पंजाब क्षेत्र में, पाकिस्तान वाले पंजाब में थी, रावी नदी के किनारे। और मैंने आपको बताया था कि ये बाएं तट पर थी, रावी के बाएं तट पर, और मोहनजोदाड़ो दाएं तट पर था। ये दो बस आप याद रखिए, हो सकता है पूछ लिया जाए। तो मांदा या मांडा जो जम्मू कश्मीर में टॉप से मैंने आपको दिखाया था, उत्तरी जो सिरा था वो यहीं से शुरू हुआ था। तो ये चेनाब नदी के किनारे बसा हुआ था। उसके बाद रोपड़ पंजाब में, भारत के पंजाब में सतलुज नदी के किनारे। देमाबाद जो क्षेत्र था वो परवरा नदी के किनारे। कई बार यहाँ गोदावरी नदी दिया हो तो आप गोदावरी भी टिक कर सकते हैं क्योंकि ये गोदावरी की सहायक नदी है परवरा। उसके बाद देखिए लोथल गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे। आलमगीरपुर सबसे पूर्वी क्षेत्र है, ये हिंडन नदी के किनारे और यमुना की सहायक नदी है। तो यमुना आ सकता है तो आप यमुना भी टिक कर दीजिए, दोनों नहीं आएंगे। फिर है 3 क्षेत्र गुजरात के, रंगपुर, रोजदी, देसलपुर, ये मादर नदी के किनारे माने जाते हैं। और सुतका गेंडोर बलूचिस्तान में, पाकिस्तान में, जो कि पश्चिमी स्थल है, सबसे पश्चिमी, ये दाश्क नदी के किनारे है। फिर देखिए कालीबंगा राजस्थान में है और राखी गढ़ी घग्गर नदी के किनारे, ये दोनों ही घग्गर नदी के किनारे हैं, कालीबंगा और राखी गढ़ी। उसके बाद देखिए अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो चैनल को, सिंधु क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इसके अलावा हिस्ट्री पर मैंने एक और वीडियो डाला है, क्विज है मेनली दक्षिणी भारत के ऊपर, अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में जाकर उसको भी देख सकते हैं। टॉप 150 क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं, उन पर एक क्विज बनाया गया है। आगे देखिए कला का सबसे अच्छा उदाहरण कहाँ देखने को मिलता है? मोहरों पर। तो सिंधु कला में जो कला थी सबसे ज़्यादा मोहरों पर देखने को मिलती है। 2500 से अधिक मोहरें अब तक खुदाई में मिल चुकी हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा मोहनजोदाड़ो से मिली हैं। तो जो मोहनजोदाड़ो से मिली हैं तो इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा जो मोहरें हैं वो किस पत्थर से बनी हैं? तो वो सेल खड़ी पत्थर से बनी है। एक पत्थर है सेल खड़ी पत्थर, आगे एक पत्थर आएगा चरट पत्थर, जिससे बाट बटकरे बनाए गए थे, इनकी माप तोल की चीज़ें बनाई गई थी, वो चरट पत्थर था। तो इनमें कन्फ्यूज मत होना, मोहरें सेल खड़ी पत्थर की बनी थी। मोहरें क्या होती है? मेनली जो हम स्टैंप रखते हैं, आज के टाइम में हमारे पास स्टैंप होती है, इसी प्रकार की कोई चीज़
उनको मोहरें, उनमें ये अपनी कोई विशेष आकृति को खोद देते थे पत्थर में, और उससे क्या है, जो भी चीज़ ये एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते थे, हो सकता है उसको स्याही में डुबो कर और उस पर ठप्पा लगाते हों ताकि उसकी एक पहचान हो जाए। इसके लिए मोहरें यूज़ होती थी। तो मोहरें क्या थी, मेनली आयताकार और वर्गाकार दो थी, आयताकार भी और वर्गाकार भी। तो इसमें खासियत क्या थी, जो वर्गाकार मोहरें थी उसमें खासियत ये थी कि ये चिन्ह बना हुआ था, एक श्रृंगी पशु का, और एक लिपि भी लिखी होती थी। ये देखिए यहाँ पर लिपि और ये पशु, तो ये दो चीज़ें होती थी, लिपि और एक श्रृंगी का पशु। कई बार इसमें एक श्रृंगी पशु के स्थान पर वृषभ भी हो सकता है, लेकिन ये पक्का था कि एक पशु का चित्र और एक लिपि जरूर होती थी वर्गाकार मोहर पर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पशु का चित्र किस मोहर पर होता था, तो वर्गाकार प्रकार की मोहर पर। इसके बाद देखिए आयताकार मोहर, इसमें केवल लिखावट यानी कि लिपि ही पाई जाती थी, कोई भी चित्र नहीं होता था। देखिए यहाँ पर 4 मोहर दिखाई गई हैं। ये देखिए यहाँ पर कहीं भी चित्र नहीं बना हुआ है। इस लिपि के दौरान ये देखिए ये मछली बनी हुई है, लेकिन ये चित्र नहीं है, ये लिपि का चिन्ह माना जाता है। तो यहाँ पर मछली है, कहीं पर ये इंसान का चिन्ह बना हुआ है, लेकिन ये चित्र नहीं है, चिन्ह है, ये ध्यान रखिएगा। तो कोई भी चित्र नहीं था इसमें, और वर्गाकार में चित्र और लिपि दोनों थे। इसके बाद देखिए मोहरों की बात हम कर रहे हैं, तो मोहनजोदाड़ो से एक योगी की मोहर मिली है। तो उस योगी की मोहर के नीचे 4 पशुओं के चित्र बने हुए हैं, हाथी, बाघ, गेंडा और भैंसा। गेंडा और भैंसा 2 सींग वाले हैं, जबकि हाथी और बाघ बिना सींग वाले हैं। तो इससे कन्फ्यूजन ये होती है कि अशोक के सारनाथ स्तंभ पर भी 4 पशु दिखाए गए हैं, जिसमें 2 तो यही हैं, हाथी और बाघ, और 2 है घोड़ा और वृषभ। तो आप गलती ये मत कर देना कि अगर पूछा जाए योगी वाली मोहर के नीचे, तो आप ये कभी मत सोचना कि वृषभ का चित्र बना हुआ है, नहीं बना हुआ है। हालांकि वृषभ बहुत महत्वपूर्ण था हड़प्पा सभ्यता में, लेकिन वृषभ का चित्र योगी वाली मोहर में नहीं बना हुआ है। उसके बाद देखिए मूर्ति कला देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के दौरान। तो मूर्ति निर्माण मेनली 3 चीज़ों से था, पत्थर से मूर्तियाँ बनती थी, धातु से और मिट्टी से। तो पत्थर की जो मूर्तियाँ हैं वो ना के बराबर थी, जो भी इक्का दुक्का मिलती हैं वो हड़प्पा या मोहनजोदाड़ो से ही मिली हैं। उसके बाद देखिए धातु, तो धातु की ये लोग धातु को पिघलाना और ढालना अच्छी तरह से जानते थे। इसका उदाहरण ये है कि भ्रष्ट मोम पद्धति के द्वारा ये मूर्तियाँ बनाते थे। और एक नर्तकी की मूर्ति मिली है, यानी कि एक डांसर की। तो ये मूर्ति सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। इसकी अगर आप क्वालिटी देखेंगे और इसका जो कितनी बारीकी से काम किया गया है, कोई भी इसमें त्रुटि नहीं है, तो इससे पता चलता है कि इनको धातु की मूर्तियां बनाने का अच्छा ज्ञान था। और ये भी कांसे की बनी हुई है। अब देखिए दुर्लभ था कांसा, तांबा तो इनके पास था, ये कहीं से टिन भी लेके आए होंगे और इन्होंने ये मूर्ति बनाई होगी। तो इससे इनका जो ज्ञान है पता चलता है मूर्ति कला में। और इसके बाद देखिए मिट्टी की मूर्ति, मिट्टी की मूर्ति तो घर घर से मिली है। और इन मूर्तियों में क्या था, ये लोग ज़्यादातर पशु की मूर्तियां बनाते थे। पशुओं में भी वृषभ की ज़्यादा मिली है, और इंसानों में देखें तो सबसे ज़्यादा क्षत्रियों की मूर्ति बनाई, और वो भी मात्र देवी की। तो क्वेश्चन आता है कि लोक कला का उदाहरण जो किस मूर्तियों को माना जाता है, तो मिट्टी की मूर्तियाँ क्या थी, लोक कला का उदाहरण थी, धातु या पत्थर की नहीं थी। मिट्टी की मूर्तियाँ लोक कला की उदाहरण थी, क्योंकि लोगों की कला थी ना वो। अब देखिए चित्रकला, तो हड़प्पा सभ्यता में जो चित्रकला है वो मृद भांडों पर देखने को मिलती है, यानी कि बर्तनों पर देखने को मिलती है। लाल और गुलाबी रंग प्रयोग किए जाते थे। आप यहाँ देखिए, यहाँ पर ये हिरण दिखाया गया है, यहाँ पर ये फूल पत्ते दिखाए गए हैं बर्तन पर। तो चित्रकला मृद भांडों पर देखने को मिलती है। अब बात करते हैं लिपि। लिपि हमने देखा, लिपि मोहरों पर भी थी। तो लिपि के बारे में थोड़ा और जानते हैं। लिपि में क्या है, 64 टाइप के चिन्ह प्रयोग करते थे, यानी कि 64 प्रकार के चिन्ह ये लोग प्रयोग करते थे। और लिखते कैसे थे, दाएं से बाएं। और दाएं से बाएं में जैसे मान लीजिए यहाँ से शुरू किया और बाएं तरफ आए, फिर ये वापस दाएं तरफ चलते थे, फिर बाएं तरफ, मतलब एक सर्पिलाकार आकृति ये बनाते थे। तो जैसे अगर आप गांव की पृष्ठभूमि से आपको पता होगा कि जब गाय अपना पेशाब करती है तो वो इसी टाइप की, जब वो आगे चलती है तो इसी प्रकार की एक आकृति बनती है। तो कुछ देसी लोगों ने इसको गोमूत्रिका लिपि का नाम भी दिया, या हलावर्त लिपि कहा। तो अंग्रेजों ने इस लिपि को क्या माना, बोस्ट्रोफेदम लिपि या बोस्ट्रोफेंडम। इसको कई जगह पर बोस्ट्रोफेदम लिखा है, कई जगह बोस्ट्रोफेंडम लिखा है, यानी कि
ये ड और द, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, तो इसमें आप टेंशन मत लेना, ये जो भी आ जाए बोस्ट्रोफेंडम या बोस्ट्रोफेदम आप क्लिक कर देना। तो इसके बाद देखिए सबसे बड़ा लेख कहाँ से मिला है, धोलावीरा से। और इस लेख की खासियत ये है कि इसमें 10 चिन्ह यूज किए गए हैं, तो ये सबसे बड़ा है जहाँ पर एक ही साथ 10 चिन्ह देखने को मिलता है धोलावीरा से। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। इसके बाद देखिए सेंधव समाज के बारे में देखते हैं। तो सेंधव समाज में जो लोग रहते थे वो मेनली भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग रहते थे, यही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन चारों को देखें तो ये भी लोग रहते थे भूमध्य सागरीय, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, मंगोलाइड, अल्पाइन, लेकिन सबसे ज़्यादा ये कहाँ रहते थे, ये भूमध्य सागरीय लोग रहते थे, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखें वर्तमान में जो जनजातियां हैं भारत की वो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड हैं। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जनजातियां, ये प्रजाति के लोग हमारी जनजातियों में रहते हैं। इसके बाद देखिए जो समाज था वो मातृसत्तात्मक था। मातृसत्तात्मक समाज कैसे पता चलता है, क्योंकि मातृ देवी की ही मूर्तियाँ देखने को मिलती हैं। इससे पता चलता है कि क्षत्रियों का समाज में अच्छा ऊंचा स्तर देखने को मिलता है। तो मातृसत्तात्मक था समाज। मंदिरों का कोई भी प्रमाण यहाँ नहीं मिलता, कोई भी प्रमाण नहीं मिलता मंदिरों का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये पूजा पाठ नहीं करते थे, पूजा पाठ करते थे। जॉन मार्शल के मुताबिक पशुपति शिव की पूजा की जाती थी, क्योंकि जो मूर्ति मिली है उसमें एक त्रिशूल जैसा शेप दिखाई देता है, और कई और चीज़ें भी ऐसी मिलती हैं जिनमें कि ये पता लगता है कि ये शायद भगवान शिव ही होंगे, इसलिए। इसके अलावा पशुओं की भी पूजा की जाती थी, पक्षियों की पूजा की जाती थी, वृक्षों, मातृ देवी की भी पूजा होती थी। तो मोहनजोदाड़ो जो हमने शुरू में पिक्स देखी थी वो जो स्नानागार वो मोहनजोदाड़ो में इसीलिए था कि पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठान से जुड़े हुए मामले थे, उसमें उस स्नानागार का उपयोग होता था। और ये स्नानागार गढ़ी क्षेत्र में था, निचले क्षेत्र में नहीं, क्योंकि ये सब कार्य जो धार्मिक अनुष्ठान वगैरह थे वो गढ़ी क्षेत्र में होते थे। दुर्गीकृत क्षेत्र जो था, जो पश्चिमी क्षेत्र, वहाँ पर लोक परलोक और पुनर्जन्म में ये लोग विश्वास करते थे। क्यों, इससे कैसे पता चला कि ये लोक परलोक में विश्वास करते थे, तो इनकी जो कब्र होती है उस कब्र में जो कोई अगर व्यक्ति मर जाता था तो उसको जो उसके साथ कुछ ऐसा सामान रखा जाता था जो दैनिक ज़रूरत में वो काम में लेता होगा, तो उसके आभूषण हो गए, अगर कोई लेडीज़ है तो उसका जो भी सामान है वो उसके पास रखा जाता था। लोग ये विश्वास करते होंगे कि मरने के बाद इसको ये काम में आएगा, इसलिए ये अनुमान लगाया गया है। उसके बाद देखिए मृतकों का जो अंतिम संस्कार है वो क्या सबसे ज़्यादा प्रचलित कौन सी विधि थी, तो इसमें पूर्ण समाधिकरण, यानी कि व्यक्ति मर गया उसको जमीन में खोद के गाड़ दिया जाता था, बस ये सबसे ज़्यादा प्रचलित थी। इसके अलावा जो जलाने की प्रथा थी वो भी प्रचलित थी, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है सबसे ज़्यादा जो की जाती थी वो पूर्ण समाधिकरण ही देखने को मिलता था। तो ये लोग शांति प्रिय लोग थे, ऊनी और सूती टाइप के वस्त्र पहनते थे। मनोरंजन के लिए क्या करते थे, ये मछलियाँ पकड़ना, पासा खेलना, क्योंकि ये कांटे मिले हैं मछलियाँ के तो इससे अनुमान लगाया गया। पासा खेलना, पक्षी पशुओं को आपस में लड़ाना, शिकार करना, ये सब मनोरंजन के साधन थे। और खिलौने, खिलौने के भी साक्ष्य मिले हैं। एक बैलगाड़ी का साक्ष्य मिला है जो मैंने खुद देखा है कालीबंगा के संग्रहालय में। उसके बाद देखिए अर्थव्यवस्था, तो अर्थव्यवस्था में क्या था, कृषि अधिशेष की स्थिति देखने को मिलती है। कृषि अधिशेष क्या, यानी कि इस सभ्यता के जो किसान थे वो इतना अनाज उपजा लेते थे कि अपनी आवश्यकताओं के बाद अनाज को शहरों में भेज देते थे, यानी कि बेच देते थे। तो इसी को कहते हैं कृषि अधिशेष, यानी कि केवल जीवन निर्वाह नहीं करते थे, वो लोग अपना अनाज बेचते भी थे। तो काफ़ी एडवांस सिविलाइजेशन थी, इससे ये पता चलता है। और ये लोग क्या करते थे, चावल उपजाते थे, लेकिन इसमें जानने लायक बात यह है कि चावल खरीफ की फसल है, लेकिन ये लोग रबी की फसल में इसको उपजाते थे, और ये लोग रबी की ही फसल उपजाते थे। तो ये थोड़ा सा अजीब हो जाता है। इसके बाद देखिए लोथल और रंगपुर में चावल के साक्ष्य मिले हैं। चावल के साक्ष्य लोथल और रंगपुर दोनों गुजरात में हैं। तो लोथल में अगर देखें तो लय और चावल में भी अंतिम शब्द लय, तो इससे आप कनेक्ट चाहें तो कर सकते हैं। तो कपास उपजाने और सिंधु नदी के आसपास रहने की वजह से यूनानी जो लोग थे इनको सिंडन कहा करते थे, सिंडन। उसके बाद देखिए
सिंचाई के लिए बाढ़ के पानी का प्रयोग करते थे, यानी कि अगर इनको सिंचाई करनी होती थी तो बाढ़ का पानी यूज़ करते थे, बांध बना लेते थे। और जैसे ही नदी का जल स्तर ऊपर उठता था तो जितनी भूमि सिंचित हो जाती थी वहाँ पर ये खेती करते थे। लेकिन नहर प्रणाली से अपरिचित थे, इनको नहीं पता था नहर के द्वारा भी पानी को दुर्गम स्थानों पर ले जाया जा सकता है। तो कृषि कार्य के लिए वृषभ का प्रयोग करते थे। वृषभ जो कि बैल जैसा होता है, तो ये इनका बहुत ही पूजनीय पशु था, इसकी भी पूजा की जाती थी। तो आई थिंक ये सबको पता ही होगा। तो धातु अगर देखें, धातु तो हड़प्पा सभ्यता में जो लोग थे सोने का धातु का प्रयोग करते थे। चांदी, तांबा, टिन, कांसा, सीसा, ये सब धातु से ये परिचित थे। लेकिन यहाँ जानने लायक बात यह है कि ये लोग लोहे से परिचित नहीं थे। लोहे का यूज देखने को मिलेगा उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल में भी नहीं था, उत्तर वैदिक काल में जाकर लोहे का जिक्र आता है। तो लोहे का अगर यही प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि क्या ये लोहे से परिचित थे, तो नहीं थे। सर्वाधिक अगर देखा जाए प्रयोग तो ये तांबे धातु का करते थे। कांस्य युगीन सभ्यता है लेकिन सर्वाधिक प्रयोग तांबे धातु का होता था, क्योंकि तांबा इनके पास बहुतायत में था। उसके बाद देखिए, माप तोल के लिए ये लोग क्या करते थे, जो बाट बटकरे बनाते थे वो चरट पत्थर के बनाते थे। मैंने आपको पीछे बताया था सेल खड़ी पत्थर, उसके क्या बनाते थे, मोहरें। चरट पत्थर, और ये घनाकार का होता था, घनाकार, इनकी घन के आकार का। इस तरह से चारों जो 6 डायमेंशन होती है ना घन में, तो 6 की 6 डायमेंशन एक जैसी होती थी। और ये क्या थे, 16 के गुणनांक में थे, जैसे 16, 32, 48, इस तरह से। और व्यापार और वाणिज्य देखें तो सिंधु सभ्यता का जो व्यापार है वो 2 प्रकार का देखने को मिलता है, आंतरिक और बाह्य। यानी कि जो सिंधु स्थल थे आपस में, जैसे मोहनजोदाड़ो, रंगपुर, रोजदी, कालीबंगा, ये आपस में व्यापार करते थे, उसको आंतरिक व्यापार कहा गया है। लेकिन बाह्य व्यापार में क्या था, महंगी और विलासित वस्तुओं आयात करते थे। और जो व्यापार संतुलन था, यानी कि वो सिंधु सभ्यता के पक्ष में रहता था। मतलब क्या हुआ कि ये लोग एक्सपोर्ट ज़्यादा करते थे और इंपोर्ट कम, जैसे कि आज चीन कर रहा है। चीन में एक्सपोर्ट ज़्यादा है और इंपोर्ट बहुत ही कम है, उस टाइप की सभ्यता थी। तो काफ़ी इनको फ़ायदा होता होगा। उसके बाद देखिए, व्यापार मेसोपोटामिया, फारस, सीरिया, मिस्र, ओमान और बहरीन से होता था। मैं इसको आपको मैप के माध्यम से भी कराऊंगा थोड़ी देर में, बस आप एक बार ध्यान रख लीजिए कि मेसोपोटामिया, फारस, सीरिया, मिस्र, ओमान और बहरीन। तो इसमें क्या है, सर्वाधिक व्यापार जो है मेसोपोटामिया के साथ होता था। मेसोपोटामिया की सभ्यता मैंने आपको बताया था दजला फेरात नदी के किनारे थी, इराक की सभ्यता थी। तो मेसोपोटामिया के जो साहित्यिक स्रोत मिलते हैं वहाँ पर, उनमें मेलूहा शब्द का प्रयोग किया गया है। सिंधु लोगों को मेसोपोटामिया के लोग मेलूहा कहा करते थे। और यूनानी लोग क्या कहते थे, अगर आपको ध्यान हो, थोड़ी देर पहले बताया, यूनानी लोग इन्हें सिंडन कहते थे। सिंडन यानी कि कपास उगाने वाले, सिंडन। तो अब देखिए, मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो शायद इस क्षेत्र की उस समय राजधानी रही होगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए काफ़ी चीज़ें मिलती हैं। तो मेसोपोटामिया, ओमान और बहरीन की मोहरें ये मोहनजोदाड़ो में मिली हैं। और लोथल, लोथल में फारस देश की मोहर मिली है, जो आज का ईरान है ना, तो फारस देश की मोहर यहाँ पर मिली है लोथल में। उसके बाद मैप में आप देखिए, मैंने अभी बताया था आपको कि ओमान, ओमान यहाँ पर है, सॉरी यहाँ पर है ओमान, हाँ, फारस की खाड़ी के यहाँ पर ओमान है, आप भी देखिएगा। और ये फारस की खाड़ी के बीच में है बहरीन, बहरीन। और जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है इराक में यहाँ कहीं होगी। तो इन तीनों की जो जो मोहरें हैं वो मोहनजोदाड़ो में, मोहनजोदाड़ो आप यहाँ देखिए यहाँ पर, तो इन तीनों की मोहरें मोहनजोदाड़ो में मिली हैं, मतलब इनका व्यापार यहाँ होता होगा। और जो फारस देश की मोहर है, यानी कि यहाँ की मोहर, तो वो मिली है यहाँ पर, जो गुजरात में, जो हम लोथल हमने पढ़ा, तो लोथल में मिली है फारस देश की। तो शायद आपको कुछ आइडिया हुआ होगा। तो ये लोग, इससे ये साबित होता है कि ये लोग नौकायान भी करते होंगे, तभी तो ये देखिए फारस की खाड़ी को क्रॉस करते हुए व्यापार के लिए जाते हैं। और हो सकता है ये स्थल मार्ग या फिर इस मार्ग से मिस्र तक भी पहुंच जाते थे। अब देखिए पतन का काल, कि इस सभ्यता का पतन कैसे हुआ। तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में लोग, जो इतिहासकार है, वो अलग अलग मत रखते हैं। कि इसमें जॉन मार्शल का मानना है कि प्रशासनिक अस्थिरता के कारण और बाढ़ आने के कारण, ये 2 मत हैं कि हो सकता है
कि प्रशासनिक अस्थिरता हुई हो या बाढ़ आ गई हो, इसके कारण ये सभ्यता समाप्त हो गई। और एम.एस. वत्स और जॉर्ज डेल्स और एम.एस. वत्स मानते हैं कि नदियों का मार्ग परिवर्तित हुआ होगा। डी.पी. अग्रवाल का मानना है कि शुष्कता के कारण इस सभ्यता का पतन हुआ। देखिए, मैं शब्द पतन यूज कर रहा हूँ, मैंने अंत नहीं बोला है। अंत का अर्थ होता है सब कुछ, वहाँ पर जितने भी थे सब खत्म, तो ऐसा नहीं हुआ था। पतन का अर्थ है कि सभ्यता में कोई प्रॉब्लम आई होगी और लोग यहाँ से पूर्व की ओर यानी कि गंगा घाटी की ओर ये लोग निर्वासित हो गए होंगे, ऐसा हुआ होगा। उन्होंने अपने मकान सब कुछ वहीं पर छोड़ के चले गए, जरूरी सामान लेके निकल गए होंगे। तो इसमें देखिए, जलवायु परिवर्तन को अमलानंदन घोष और फेयर सर्विस मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन इसका कारण रहा होगा जिसे ये सभ्यता पतन कर गई। इसमें सबसे महत्वपूर्ण आपको याद रखना है, आप बाकी मत रखिए, चाहे अगर याद रखना है तो आप व्हीलर को याद रखिए। व्हीलर ने कहा कि हड़प्पा सभ्यता के पतन में आर्यों की भूमिका थी। और इन्होंने ये आइडिया कैसे लगाया, क्योंकि व्हीलर का मानना था, इन्होंने ये इसका रेफरेंस दिया कि व्हीलर ने कहा कि हरी यूपिया शब्द यूज हुआ है। हरी यूपिया जो आर्यों के जो वेद है उनमें हरी यूपिया यूपिया जो ऋग्वेद है वहाँ पर हरियूपिया शब्द यूज हुआ है। इसका अर्थ होता है कि दुर्गों को तोड़ने वाला। तो व्हीलर साहब का मानना था कि दुर्गों में ये लोग रहते थे, दुर्गीकृत नगरों में रहते थे, तो दुर्गों को तोड़ा होगा आर्यों ने। लेकिन ये कथन पूरी तरह सत्य नहीं है, क्योंकि आप देखिए, जो हड़प्पा सभ्यता का पतन हो जाता है 1750 में और आर्यों का आगमन माना जाता है 1500 ईस्वी में, ईस्वी पूर्व। तो ये बीच में जो अंतर है लगभग 150 वर्षों का, तो इसके दौरान ये अंतर फिर कैसे इसमें पूरा करोगे। तो इसलिए ये व्हीलर का कथन इतना सत्य नहीं माना जाता। लेकिन क्वेश्चन पता नहीं बार बार पूछा जाता है कि ये किसने कहा था कि आर्यों की भूमिका थी, तो ये व्हीलर ने कहा था। इसके बाद देखिए आप, मैं आपको थोड़ा रिवाइज करा देता हूँ मोहनजोदाड़ो के बारे में। तो मोहनजोदाड़ो में क्या क्या मिला, एकमात्र स्थल जहाँ पर सारी सड़कें पक्की थी, इस नगर की सड़कें भी पक्की थी। और मोहनजोदाड़ो में योगी वाली मूर्ति मिली थी और नर्तकी वाली मूर्ति भी मिली थी जो कांसे की थी। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पर मिली। जो स्नानागार था बहुत बड़ा, वो भी मोहनजोदाड़ो में था और मोहनजोदाड़ो में सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ भी मिली। इसके बाद देखिए, मोहनजोदाड़ो में मोहरें भी सबसे ज़्यादा मिली और मोहनजोदाड़ो में मेसोपोटामिया, ओमान और बहरीन की मोहरें भी मिली। तो ये सब फैक्ट मैंने एक जगह लिख दिए हैं, आप इसको चाहें तो नोट कर लीजिए। इसके बाद देखिए, कुछ प्रश्न करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में समय निर्धारण का प्रथम प्रयास किसने किया, आप सोचिए। तो इसका आंसर है जॉन मार्शल। जॉन मार्शल ने यह प्रयास किया था। इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो जॉन मार्शल ने किया। मोहनजोदाड़ो मेहरगढ़ का क्षेत्र कहाँ स्थित है, सोचिए। तो ये पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सत्य है, असत्य है, यानी कि एक कथन असत्य है बाकी सत्य है। नगर नियोजन की जानकारी थी, तो ये तो सत्य है, नगर नियोजन जानते थे, इसीलिए तो ग्रिड पद्धति पर नगर को बसाया। धातु को गलाने और ढालने की प्रक्रिया जानते थे, यहाँ गलाने आना था, तो ये भी सही है, तभी तो मोम भ्रष्ट पद्धति का प्रयोग करके मूर्ति बनाते थे। लोहे से प्रचलित नहीं थे, ये भी सही है, प्रचलित नहीं थे। अब है नहर प्रणाली से सिंचाई करते थे, ये गलत है, क्योंकि नहर प्रणाली की जानकारी इनको नहीं थी। ये बाढ़ के पानी से या फिर बांध बनाना जानते थे, तो बांध से ये सिंचाई करते थे। उसके बाद देखिए, लोथल शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो लोथल बसा हुआ है भोगवा नदी के किनारे, भोगवा। आप भी करने का प्रयास कीजिए। हड़प्पा कालीन किस स्थल के दोनों भाग दुर्गीकृत थे, सोचिए। तो हड़प्पा कालीन जो दोनों भाग थे, दो भाग थे और दोनों दुर्गीकृत थे, तो ये कालीबंगा, मैंने आपको बताया दोनों तरफ। अब वैसे देखा जाए तो ये भी दुर्गीकृत था लोथल, लेकिन दोनों भाग दो नहीं थे, इसमें भाग एक ही था, इसलिए सही आंसर कालीबंगा होगा। उसके बाद देखिए, मेलुहा शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया, सोचिए। तो ये तो आई थिंक सबको पता होगा कि सिंधु घाटी के लोगों के लिए, सिंधु लोगों के लिए ये शब्द यूज हुआ, लेकिन किसने किया, तो ये मेसोपोटामिया के लोगों ने किया, मेसोपोटामिया के लोगों ने।
और सिंडन किसने यूज़ किया था? सिंडन कहा था इनको यूरोपियन लोगों ने, यूरोप के सॉरी ये यूनानी लोगों ने, यूनानी आज का यूरोप है लेकिन उस समय उसको यूनान कहा जाता था, जो ग्रीस देश है वहाँ पर वो ये यूनानी सभ्यता थी। तो सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक किस प्रजाति के लोग रहते थे? क्या वे प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड थे, भूमध्य सागरीय थे, अल्पाइन थे? तो यहाँ पर आएगा भूमध्य सागरीय लोग थे। और भारत की जनजातियाँ प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति की हैं। हड़प्पावासी कौन सी फसल उपजाते थे? तो ये लोग उपजाते थे रबी की फसलें, और रबी में चावल उपजाते थे, वो भी जो कि ये खरीफ की फसल है। तो सर्वाधिक बड़ा लेखन का साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ है? सोचिए। तो ये हिंट देता हूँ, शायद आपको याद हो जाए। ये वो नगर है जहाँ पर नगर का विभाजन 3 भागों में देखने को मिलता है। समझ गए होंगे, मैं बात कर रहा हूँ धोलावीरा की, धोलावीरा। इसके बाद देखिए, सिंधु लोगों ने अपनी कला का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कहाँ किया? बताइए। भवन निर्माण में, या फिर मृदभांड पर, या फिर मोहरों में? तो ये किया था मोहरों पर। इनकी कला का सबसे अच्छा उदाहरण मोहरों पर देखने को मिलता है। चलिए मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, आप मुझे बताएंगे कि जो देमाबाद है, देमाबाद जो कि सबसे दक्षिणतम, इस सभ्यता का दक्षिणतम स्थल है, वो किस नदी के किनारे है? ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि देमाबाद किस नदी के किनारे पर बसा था। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेहनत पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सिंधु क्लासेस को। आई नीड योर सपोर्ट। सिंधु क्लासेस को आपको सपोर्ट करेंगे तो मैं इससे अच्छे वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।